आज की इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी इंजेक्शन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब होता है और इसके क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज मनी हाइस्ट देखा होगा तो वहां आपने प्रोफेसर के थ्रू लिक्विडिटी इंजेक्शन का रेफरेंस सुना होगा। तो आज हम लोग उसी टर्म को जानते हैं। कभी न कभी हम लोग ये जरूर सोचते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खुद ही क्यों नहीं प्रिंट कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि लोगों के पास पैसा आ जाए और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाए। पर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से उस कंट्री की करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी और उस करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसके इफेक्ट में उस कंट्री में हर चीज बहुत ही महंगी हो जाएगी। पर अभी तक दो कंट्रीज वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था, जिस वजह से इन दोनों कंट्री की करेंसी क्रैश कर गई थी। जहां वेनेजुएला में $1 के बदले 6 मिलियन बोलिवियर वेनेजुएलन करेंसी मिल रही थी और वहीं जिम्बाब्वे में तो कंडीशन और भी वर्स हो गई थी, जहां $1 की वैल्यू 35 क्वाड्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर हो गई थी और गवर्नमेंट को लिटरली 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की नोट प्रिंट करने पड़ गए थे। और उन जगहों पे कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि अगर किसी को वहाँ पे ब्रेड भी लेना होता था तो वहाँ पे लोगों को पैसों की पूरी गड्डी ले जानी पड़ती थी। इस वजह से कोई भी कंट्री इस तरह अपने करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती और इसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। सेंट्रल बैंक के पास नोट प्रिंट करने की एक लिमिट होती है जो एक तरह से उस कंट्री की जीडीपी यानी उस कंट्री में जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस उस ईयर में जनरेट या मैन्युफैक्चर हो रही है, सेंट्रल बैंक सिर्फ उतना ही नोट्स प्रिंट करेगी। करेंसी की डिवैल्यूएशन की शॉर्ट टर्म में असर नहीं दिखती या थोड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखती है, पर अगर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो लॉन्ग टर्म में ये उस कंट्री के करेंसी को कोलैप्स करने का रीजन बन सकती है। तो मनी हाइस्ट में जो भी लिक्विडिटी इंजेक्शन का रेफरेंस दिया गया था वो करेंसी डिवैल्यूएशन थी। रियल वर्ल्ड में लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बिना मतलब के नोट्स प्रिंट कर दिए जाएं। लिक्विडिटी इंजेक्शन एक टाइप से किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया की आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर आती है, जहां पे कंडीशन को देखते हुए आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाई या सेल करती है। अगर इकोनॉमी में पैसे की डिफिसिट है तो आरबीआई बॉन्ड्स को परचेज करेगी ताकि लोग इसे सेल करें और इकोनॉमी में पैसा आ जाए। और अगर इकोनॉमी में पैसा बहुत ही ज़्यादा सरप्लस है तो आरबीआई बॉन्ड्स को सेल करेगी ताकि लोग बॉन्ड्स को खरीदें और आरबीआई के पास पैसा आ जाए और इकोनॉमी में पैसे की सरप्लस और डिफिसिट को मेंटेन किया जा सके। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी इसी के टूल्स हैं। इन दोनों के रेट्स को आरबीआई अपने हिसाब से चेंज करती है, जिसमें आरबीआई के तरफ से बैंक को देने वाले लोन पे इंटरेस्ट और बैंक के तरफ से आरबीआई को लोन पे देने वाले इंटरेस्ट को आरबीआई इंडिया में लिक्विडिटी को देखकर इंक्रीज या डिक्रीज करती है। रेपो रेट में आरबीआई लेंडर होती है और कॉमर्शियल बैंक बोरोवर होते हैं और वहीं रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक लेंडर होते हैं और आरबीआई बोरोवर होती है। बेसिकली लिक्विडिटी इंजेक्शन कंडीशन के हिसाब से इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक की तरफ से पैसे को कंट्रोल्ड वे में डालना है ताकि इकोनॉमी की स्लोडाउन को थोड़ा नलिफाई किया जा सके। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। और वैसे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम ही हैं। आरबीआई के तरफ से लिक्विडिटी इंजेक्शन का ये सिक्योरिटी मेजर्स इकोनॉमी में सरप्लस और डिफिसिट मनी सप्लाई को और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही आरबीआई के मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव टूल्स हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर इसका यूज टाइम पे नहीं या पहले किया गया तो इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और इसका एक्सेसिव यूज आर्टिफिशियल मनी मूवमेंट हर सिचुएशन में काम नहीं आती। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।